अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। शनीद है कि पाकिस्तान आज ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा, मगर इसके साथ ही एक अमल है जिसे मुकम्मल होना है। जब यह एलामिया जारी किया जाएगा उसके बाद एक जायज़ा मिशन को आना है, फिर फैसला दिया जाएगा और अमल दरामद तक बात पहुंचेगी। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 4 साल में 27 निकात हैं जिन्हें मुकम्मल करके सामने रखा है। बुनियादी तौर पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेरर फाइनेंसिंग का जो मामला है वो फैटफ ने हमारा उठाया हुआ था पाकिस्तान का, जिसे पाकिस्तान ने इसको मुकम्मल किया। 27 अहदाफ हैं जिसको 4 साल लगे और पाकिस्तान में हुकूमत और रियासती इदारों ने मिलकर एक स्पेशल सेल के नीचे हिकमत अमली के जरिए इस टारगेट को अचीव किया है। हतमी फैसला आज अगले आधे घंटे में सामने आ सकता है। इसके साथ साथ अब दोनों तरफ से ये बात कही जा रही है कि ये हमारी वजह से हुआ, ये मेरी वजह से हुआ। ये समझना ज़रूरी है कि ये पाकिस्तान की जीत है, पाकिस्तान की कामयाबी है, मगर ये बदकिस्मत रवैया जन्म ले चुका है कि अच्छी चीज़ का क्रेडिट दोनों ही जमातें या जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं वो लेने को तैयार रहते हैं, लेकिन नुकसान पर एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। कुछ चीज़ें पाकिस्तानी होने के नाते एक साथ सेलिब्रेट करनी चाहिए। दूसरा मौजू बजट के बाद हालिया महंगाई का तूफान है। अवाम बिल्कुल बेबस हो चुके हैं। सियासतदान कहते हैं कि हम सियासी मफाद नहीं देख रहे, लेकिन अवामी मफाद भी कहीं दिखता नहीं है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद करने के बाद भी कीमतें बढ़ाई गई हैं। पेट्रोल 84 रुपए तक महंगा हो चुका है। डीजल इससे भी ज़्यादा। आम आदमी करे तो क्या करे, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के मेहमानों से। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बार सियासी अदम इस्तेहकाम को लेकर कहा जा रहा है कि इलेक्शन वाहिद हल है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के डायरेक्टर इलेक्टोरल रोल्स आसिफ अली यासिन साहब प्रोग्राम में होंगे। हल्का बंदियों से लेकर वोटर लिस्टों तक और बहुत से सवाल, कौन वोट डाल सकेगा, नहीं डाल सकेगा, कितना अरसा दरकार रहेगा इलेक्शन कमीशन को, जानने की कोशिश करेंगे। अभी तो ज़िमनी इंतखाब होने हैं, एक कराची का हुआ। इलेक्शन कमीशन की तैयारी क्या है, जो सवालात उठाए जा रहे हैं, क्या इलेक्शन कमीशन अपनी सलाहियतों के साथ इस बार भरोसे और एतमाद पर पूरा उतर पाएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएं। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर डॉक्टर ज़रक़ा तैमूर साहिबा मौजूद है। मुस्लिम लीग नून से खलील ताहिर सिंधु साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं। एक मामला है महंगाई का, जो इस वक्त अवामी मामला है। दूसरा मामला है फैटफ को लेके, जहां पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकल जाने से मुतालिक खबर आ रही है कि इस मुतालिक आज एलामिया जारी कर दिया जाएगा। ये एक ऐसी बात है जो पाकिस्तान के लिए खुशकुन है, पाकिस्तान की कामयाबी की बात है, मगर इसके ऊपर भी सियासत हो रही है। अगर आज हम पूरा दिन देखें तो दोनों जानिब से इस तरह की बातचीत की जा रही है कि ये हमारी वजह से हुआ और हमारी वजह से हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि जून 18 से लेकर अगर अब 2022 तक की बात की जाए तो जो गुज़िश्ता हुकूमत थी वो और फिर मुल्की रियासती इदारों ने मिलकर एक कामयाब हिकमत अमली के नीचे जो भी अहदाफ पाकिस्तान को दिए थे उन्हें मुकम्मल तौर पर हासिल किया और कामयाबी से इसको अचीव किया है। डॉक्टर ज़रक़ा, आपसे आगाज़ कर लूँगी। पाकिस्तान के लिए भी अगर एलामिया आपसे कुछ ही देर में जारी हो जाता है, ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा और फिर एक अमल है जिसे मुकम्मल होना है, उस पर अमल दरामद तक के लिए क्रेडिट किसको जाता है इसका? मेरा ख्याल है, आप देखिए हमारी हुकूमत के आने से पहले ये FATF लगा था जून में, जिस तरह आपने बताया 2018 में, और हम अगस्त 2018 में आए थे तो 27 जो नुकात थे उसमें से 26 नुकात तो हमने क्लियर कर दिए थे, लेकिन वो हमसे खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने हमारे दौरे में उसको नहीं ख़त्म किया। अब वो खुश हैं तो देखे ना कि जंगल का बादशाह जब दिल चाहे जो करे। तो कोई बात नहीं, पाकिस्तान का फ़ायदा होना चाहिए, मेरी तेरी से हमें बाहर निकलना चाहिए। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं इसमें कोई भी दानिशमंद, मुल्क से मोहब्बत रखने वाला, इस वक्त ये वक्त नहीं है कि हम मेरी तेरी, सबके सामने जाहिर है ये पाकिस्तान की सालगिरह 75वीं सालगिरह इस साल, और हम सब जानते हैं कि पिछले, अगर हमने 3 साल हुकूमत की उसको आप निकाल दें, 72 सालों में क्या हुआ पाकिस्तान के साथ। देखिए हमारे साथ साउथ कोरिया जो 1947 में पहले वो हुए, फिर उसके बाद 51 में साउथ और नॉर्थ कोरिया अलग अलग हुए, तो उधर जो 20 साल तक जो वहां पर डिक्टेटरशिप थी, एक उनके जनरल साहब थे, जनरल पाक चुंग ही, उन्होंने 20 साल हुकूमत की। उन 20 सालों में उन्होंने कहा कि मैं इस मुल्क के हर आदमी के घर गाड़ी दूंगा, घर में फ्रिज दूंगा, गरीब लोगों को उठा के वो ऊपर ले गया। बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल डिक्टेटर है वो, लेकिन करप्शन की जो मर्जी किया, लेकिन मुल्क को खड़ा कर गया। तो हम तो दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारे मुल्क में जो कोई भी हुक्मरान हो,
वो हमारे मुल्क को खड़ा करें, जिसने खाना है पीना है वो तो हम देख ही रहे हैं। हमारे असल में सोच का इशू बहुत बड़ा है, हमारी सोचें छोटी। हम सिर्फ जो आता है वो कहता है जी इक्तदार में मैं अपनी गाड़ी, अपनी रेंज, मुल्क से बाहर बच्चे, मतलब इतनी महदूद सोच है, मुल्क खाली हो जाए, हमारे घरों की हमारी जेबें पॉजिटिव नोट से बात शुरू की ये कहते हुए कि मेरा तो ख्याल से कि गुज़िश्ता हुकूमत के इक़दामात ही थे जिस बायस और जो उस वक्त हिकमत अमली अपनाई गई और फिर हालिया दिनों की डिप्लोमेसी कहा जा सकता है कि मामला बेहतर तौर आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपने उसको बड़े अच्छे नोट पर कंक्लूड किया है कि ये किसी की भी जीत हार की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए है। लेकिन जब आप ये कहती हैं कि जो भी हो और वो करे और खड़ा हो जाए, मगर हमारे यहाँ तो अगर मैं पूरा दिन की बात करूं और पीटीआई की तरफ से बात कर लूं तो सोशल मीडिया पे जिस तरह की कैंपेन रन हो रही है, अगर उसको देखा जाए कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का क्रेडिट कहा जाए और पॉलिटिकल पार्टीज को इस तरह रखे, तो फिर तो और बहुत से मामलात हैं। वो क्रेडिट है या डिसक्रेडिट, फिर उस पॉलिटिकल पार्टी को ऑन द फ्रंट ऑन द फेस उनको भी ऑन करना चाहिए। देखिए बात ये है ना कि आप देखें कि अवाम की क्या इस वक्त नब्ज है। लोग ये कह रहे हैं कि जब 3.5 साल एक हुकूमत चल रही थी जो आपको कोविड जैसे 100 साल के बहरान से जिसने बाहर निकाला, पाकिस्तान का लोएस्ट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था अभी मार्च अप्रैल तक, यानी पूरे खित्ते में, साउथ ईस्ट एशिया में। बाकी आप डैमों की बात करें, हेल्थ कार्ड इतना जबरदस्त, एक 10 लाख रुपए की हर पाकिस्तानी खानदान को जो एक बहुत बड़ा फायदा मिला। तो पीटीआई की हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का आम आदमी पे फोकस था, आम आदमी की फलाह पे फोकस था। गलतियां हमसे भी हुई, गलतियां सबसे होती है, लेकिन नियत और जो काम किया वो आपके सामने है। तो अवाम जो है ना वो ये कह रही है कि जब एक हुकूमत परफॉर्म कर रही थी तो उसको उठा के पिछले 50 दिनों में जो एक तबाही की हालत हम देख रहे हैं, डॉलर 208 पे चला गया, 220 पे नहीं मिल रहा। और जो आप देखें कि पेट्रोल, यानी पेट्रोल का तो रोज बम फटता है। ठीक है डॉक्टर ज़रका, इस पर आते हैं, बड़ा वैलिड क्वेश्चन उठाया आपने कि हुकूमत परफॉर्म कर रही थी और ये बार बार इमरान खान साहब भी कह रहे हैं, मगर खलील ताहिर सिद्धू साहब का हुकूमत जब फैटफ से मुतालिका मनी लॉन्ड्रिंग बिल असेंबली में पेश किए उसने उस वक्त, तो मुतहदा अपोजिशन ने भरपूर मुखालिफत की थी और फिर ज्वाइंट सेशन बुलाना पड़ा उस वक्त की हुकूमत को बिल पास करने के लिए। तो फिर अभी ये आप लोगों का तो क्रेडिट नहीं, तो कम से कम खुले दिल से गुज़िश्ता हुकूमत को क्रेडिट दें कि उनके 4 साल में पाकिस्तान अब ग्रे लिस्ट से बाहर आने को है। जो स्ट्रेटेजी अपनाई गई, जो तरीकाकार इख्तियार किए गए, जो 2 बड़े मेन कंसर्न थे फैटफ के, वो अहदाफ हम हासिल करने में कामयाब हुए। तो खुले दिल से फिर अब इस वक्त की हुकूमत को क्रेडिट देना चाहिए, पीटीआई की हुकूमत को। मिस आयशा बस मैं समझता हूँ कि ये जो ट्वीट पार्टी है ना, सबसे पहले इन्हीं का ट्वीट आया शीरी मजारी साहब का, बहुत मोहतरम है कि ये क्रेडिट हमारी हुकूमत को जाता, तरीके से हो जाता, तो ये ले जाए। क्रेडिट इसमें क्या है, पाकिस्तान का भला होना चाहिए। इन्होंने क्या किया है, 1 करोड़ घर का भी ये क्रेडिट ले जाए, 50 लाख नौकरी ये सर चले, ये तो नून लीग कहती है कि फैटफ को फैटफ में ग्रे लिस्ट से निकाल दिया। सर बोल रही थी 118 रुपए पे डॉलर कौन छोड़ के गया था, और 176 पे ये IMF इन्हीं को किया था जो सारी कौम से। खुले दिल से सिंधु साहब क्रेडिट तो दे लेने दे, फिर आप तनकीद भी कर लीजिएगा। वहाँ पे तो हिना रबानी घर बैठी है और बिलावल बैठा है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो मुल्क को तबाही के दहाने पे खड़ा कर दिया। तो ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे ले जाइए इसका क्रेडिट, कोई बात नहीं, ले जाइए। चले, ये मौजूदा हुकूमत तस्लीम करती है कि पीटीआई का क्रेडिट है कि आपने, मैं नहीं तस्लीम करता, बिल्कुल नहीं तस्लीम करता, लेकिन ये सर क्यों नहीं तस्लीम करेंगे, उनके 4 साल दौर के नतीजे के तौर पर है। जब आप कहते हैं कि माशी हालात खराब किए तो फिर दौर में क्या किया, ये बच्चे को माँ मार रही है कि आपने कागज भी उगाया, दूसरे कहा दीजिए उस पर रोटी बनी हुई है, ये तो उन्होंने हालत की हुई थी कौम की। और आपको भी पता कि सारा कुछ इनका किया करा हुआ है। अब अभी जाहिर है इसमें से हम इतने गर्दाब में के फंसा के गए हैं, तो अगर हम इसको एक्सेप्ट किए तो इसको निकालेंगे भी हम ही। नहीं तो फिर वो ठीक कह रहे हैं, जब अगर वो परफॉर्म कर रहे थे तो आपके पास था क्या, आपको तो खुद स्ट्रेटेजी समझ नहीं आ रही है। यही बात इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जरूरत क्या थी डीरेल करने की। बार बार नहीं ये कहते हैं गलियां हो सुनिए मिर्जा यार, फिर आर्टिकल 95 जो अदम एतमाद है, या फिर उस आर्टिकल को ये निकाल देते उस लोग, अदम एतमाद नहीं हो सकता। आप बरतानिया में 11 प्राइम मिनिस्टर जेल हुए, किसी ने कोई इतराज किया वहाँ पे, हालांकि वो पार्टी तो फिर तो आपने मर्जी से हुकूमत का हार गले में डाला है। फिर रोज रोज का आवाम को ये बताना, और जो महंगाई आप यहाँ ले आए हैं, जहाँ आप 250 ला के तो ये गए हम आएंगे आपको 235 पर पेट्रोल ले गए हैं, डीजल इससे ऊपर है, डॉलर 212-13 पे खड़ा है, फिर ये तो आप हमें दे रहे हैं। अगर अदम एतमाद नाकाम होती इनके खिलाफ तो फिर इन्होंने यही काम करना था। सर वो शायद यहाँ तक ना पहुँचते जो आपने 2 महीने रोके रखे मामलात सिंधु साहब, वो यहाँ तक ना पहुँचते जहाँ तक आपकी नहीं। मेरी बात सुनिए, उस वक्त आप कहते थे कि डॉलर साहब ने रोकी रखा 118 पे, गलती से, तो 118 पे रुका हुआ था ना,
तो फिर इस बात को माने, फिर ये कोई किसी बात को तो तस्लीम करें कि सिर्फ अगर ये वज़ीर आज़म एक घर में असद उमर जो है वो मोमन है और ज़ुबैर उमर काफर है, मोनसलाई मोमन है और जो उसका भाई है सालक वो काफर है, ये सोच दे रहे हैं लोगों को हर घर में। आवाम को ये पता नहीं है कि किस घर में क्या हो रहा है, ये पता है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ है, वजीर आला हमजा शहबाज है यहाँ पंजाब में, और यहाँ की आबादी 11-12 करोड़ है इस वक्त पंजाब की, जो आवाम सफर कर रही है उसकी जिम्मेदार तो मौजूदा हुकूमत है और उसी को जवाब देना है। बजट इन्होंने पेश, बजट आपने दिया है, बजट आपने दिया सर, जिम्मेदार आप हैं। जी जी, जिम्मेदार तो आप है ना फिर राइट नाउ, इस वक्त पॉलिसीज आपकी हैं। इसमें अभी तो बजट, मेरी बात सुनिए, बजट जो होता है ना अभी जुलाई की और अगस्त की सैलरी जो पिछले बजट से जानी है, उसके बाद ये शुरू होना है। सर आपने तो बजट से पहले ही तूफान लोगों के घरों में डाल दिया, क्योंकि बजट में ना बिजली का बिल शामिल है, ना गैस का बिल शामिल है, और ना ही ये जो डॉलर की वजह से महंगाई का तूफान मार्केट में आया हुआ है, ये तो बजट का हिस्सा ही नहीं है ना। कह रहे हैं ना अभी मिस आयशा, ये बात सुने मेरी प्लीज, आप हम्बल सबमिशन है मेरी, ये अभी बार बार कह रहे हैं हेल्थ कार्ड का जरका, ये मेरे ख्याल मेरी बहन जो बात कर रही है, अभी इनसे पूछे, अभी ये जो हेल्थ कार्ड का बार बार क्रेडिट लेती है, तो मैं उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर था जब हमने शुरू किया था 22 जिला में, उस वक्त ओपीडी में भी काम करता था हेल्थ कार्ड, उस वक्त काम करता था कार्ड, तो इन्होंने तो ऐसे कल, बल्कि उसकी नेगोशिएशन हमने ये की है कि कोई भी बड़ा जागीरदार, कोई बड़ी चीज को इन्होंने ये दिए होती है, जो अरबों रुपए कमा रहा है वो भी इलाज फ्री करवा रहा है, सिर्फ डिजर्व लोगों को कार्ड मिलेंगे, और नंबर 2 हर हॉस्पिटल में 1 जुलाई से दवाई फ्री होगी। अच्छा चल, मैं वो जरका ने भी कहा कि गलतियां सबसे हो जाती हैं, तो कोई बात नहीं, हमसे भी हो गई होंगी, तो ये गलती फिर शायद इस हुकूमती इत्तेहाद से हो गई जो वदम एतमाद लेकर आए हो, इसी बायस इतनी मुश्किल और दिक्कत है कि आप इलेक्शन की तरफ चाह के भी नहीं बढ़ पा रहे। मिस, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है आर्टिकल 95 में कि नहीं है, मुझे सिर्फ ये बता दें। 95 में एतमाद आ सकता है कि नहीं आ सकता, जो कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल आ सकता है, लेकिन एक हुकूमत चल रही है, आपके पास कोई पॉलिसीज नहीं, तरीकाकार नहीं, वो IMF से मुआहदे करके बैठे, आज आप कहते हैं हमें इनके मुआहदों की वजह से तमाम कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है मिस आयशा, बस एक बंदा सुबह से शाम तक जवाहर को कान लगा के बैठा हुआ था, तो एक आया 5 मिनट में, कहता मुझे नहीं सुना जा रहा, कहता मैं सुबह से खड़ा हूं मुझे कुछ नहीं सुना गया, ये 3.5 साल में जो तबाही फेर गया, हम 5 दिन में कर देंगे इसको ठीक, लेकिन ठीक करेंगे खुदा के लिए, ये आवाम के लिए करना है, वरना आवाम में रिजेक्ट कर देंगे। चलें जी, डॉक्टर जरका साहिबा वो कह रहे हैं कि ये वो तो नहीं तस्लीम करने को तैयार, ये आपका किया धरा है जो अवाम सफ़र कर रही है। बात यह है कि जब अभी जैसे हमने आगाज़ में भी गुफ्तगू सुनवाई, तो मेरे ख्याल एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि हम सियासत को नहीं बचा रहे यहाँ पर, सवाल ये है कि क्या वाकई सियासतदान सियासत नहीं बचा रहा, आवाम का मफाद देख रहा है। ये आप लोगों की तरफ से भी एक एहतजाज की कॉल कह देना, इतवार की रात 9 बजे इकट्ठे हो जाओ हम एहतजाज करेंगे, ये आधी रात 9-10 बजे एहतजाज किसके लिए और क्या मतलब है, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। पार्लियामान का हिस्सा होने के बावजूद वहां एहतजाज ना हो, वहां पर आप हुकूमत को फोर्स ना करें कि आवाम को किस तरह से सब्सिडी दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती, कौन से मामलात हैं, पार्लियामेंटेरियंस कहां अपने हाथ रोक सकते हैं, पूरी मशीनरी चलाने के लिए अखराजात जो गैर जरूरी हैं कैसे कम किए जा सकते हैं। ये आधी रात को जाकर एहतजाज की कॉल है, हम सब महंगाई के खिलाफ एहतजाज करेंगे, अवाम को क्या मिलेगा इससे? जी बहुत शुक्रिया आयशा, मैं आपको पार्लियामान का भी हाल बता दूं। एक तरफ तो पार्लियामान है जो डिसेबल्ड है, जो नेशनल असेंबली है, जिसमें 123 अरकान है नहीं, एक जाली उन्होंने ऑपोजिशन जिसमें राजा रियाज जैसे आदमी को उन्होंने ऑपोजिशन लीडर बना दिया, तो उसके बारे में वहां क्या रबर स्टैंपिंग है। हमारी आप सेनेट का भी हाल सुन लें, आप मुझे बात करने थे ताहिर साहब, आपकी बारी में मैं नहीं बोली, प्लीज स्टे इन योर ओन टाइम, कुछ तमीज और तहजीब। आप ताहिर साहब अपने टाइम पे बात करें, प्लीज रिमेन रिस्ट्रिक्टेड, कोई तहजीब होती है। नहीं, बड़े अफसोस की बात है यार, ये गली मोहल्ले की जो इनकी तरीके है ना, ये नहीं छूटते इनसे, ये हर जगह शुरू कर देते। डॉक्टर सरका प्लीज, डॉक्टर सरका प्लीज प्लीज आपसे प्लीज यार, इनको तो कोई नहीं, डॉक्टर सरका आप दोनों बहुत 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 काबिल एहतराम है, बारी बारी सिद्धू साहब उनको बात मुकम्मल करने दे, मैं आपको वक्त दूं। देखिए जी डॉक्टर, आज सेनेट में मैं आपको बताऊं कि आज सेनेट में हुकूमत का 50 मिनिस्टर है इनके, आप बताएं उनमें से एक मौजूद नहीं था। लीडर ऑफ द हाउस आजम तारड़ जो इस वक्त लॉ मिनिस्टर है, कोई बंदा मौजूद नहीं था। मिसिंग गवर्नमेंट, हमने तो आज नारा लगाया मिसिंग गवर्नमेंट, हमने कहा इंपोर्टेड हुकूमत को छोड़ो तो मिसिंग गवर्नमेंट है। दूसरी बात, मैं आपसे सीरियस बात करूं कि जो ये बजट लेके आए हैं, उस बजट का कोई सर पैर ही नहीं है, यानी नंबर लिख दिए हैं, यानी आप उसमें जो नंबर इन्होंने इन्फ्लेशन उन्होंने लिखी है 11% होगी, लो जी 11% तो हम छोड़ के गए थे। आज अगर आप सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स देखें तो आज की इन्फ्लेशन रेट 28% है, और जब ये बिजली के बिल के ऊपर दुकानदारों को आएगा उनका
ऊपर टैक्स, तो वो जो 28 रुपए हमें मिल रही है वो उनको 40 रुपए मिलेगी बिजली पर यूनिट टैक्स लग के। और जो गैस का 45% इन्होंने गैस बढ़ा दी। कुकिंग ऑयल, इनको होश ही नहीं है, इनको खबर ही नहीं है, कुकिंग ऑयल 400 से 600 रुपए हो गया। और मुर्गी जो इनकी घर की बांदियों में से एक है वो भी 200 रुपए आगे चलेगी। मुझे बताएं गरीब आदमी कहां जाए और बातें करे 40,000 रुपए का बजट। भाई कौन सा आम आदमी 40,000 रुपए कमाता है? आम लोग इधर 15, 20 और 25 जो जरा बेहतर है वो कमाते हैं। आप उसमें बजट देख लें कि जो 30,000 रुपए अगर किसी की सैलरी है तो उसके बजट में भी 12,000 रुपए आउट हो रहा है। हमने हिसाब लगाया पूरा। आप मुझे बताएं कहां से लोग पूरे करेंगे? और इनके बाहर के ट्रिप ही खत्म नहीं हो रहे। एक एक रुपया जो है उसको बचाने का वक्त है। ये जो गाड़ियां लेके, अच्छा एक और बात, इनका क्राइम मिनिस्टर, इनका थीफ मिनिस्टर दोनों ये नहीं करे। प्राइम मिनिस्टर प्रोटोकॉल है, 8 गाड़ियां आगे चले, माजरत, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, उनकी प्रोटोकॉल 12-12 गाड़ियों की, खाने इनके इतने लंबे कि उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब हंस रहे थे, ओहो अब तो खाना ऑर्डर हो गया। आप सोचे प्राइम मिनिस्टर जिसकी जेबें मुल्क के टैक्स पेयर के पैसे से भरी हुई हैं, वो जिसके ऊपर फर्दे जुर्म आयद होनी है, जिसने टीटीओ का हिसाब देना है 25 अरब का, वो कह रहा है ओ ये मुल्क, इसके खाने के पैसे तुमको ही दे दो। भाई पाकिस्तान फकीर है जो आप लोग हमारा टैक्स पेयर का पैसा खा के अब आप अमीर बन गए और आप हमें ही हमारे ऊपर हमारा तमस्खर उड़ा रहे हैं। यार खुदा का वास्ता करें। मिफ्ता इस्माइल साहब फरमाते हैं कि वो हंस रहे हैं, वो कहते हैं पेट्रोल तो अमीर आदमी इस्तेमाल करता है, गरीब आदमी के पास तो मोटरसाइकिल नहीं है। आप सुनते जाएं। अच्छा फिर एक और बात, उन्होंने अपने बजट में उनकी जो अपनी इंडस्ट्री है उनसे पूछे, उसकी जो इंग्रेडिएंट्स जो इंपोर्ट होते हैं उस पर टैक्स 0 हो गया है। उनसे कल मैंने पूछा, उनके पास कोई जवाब नहीं था। उसके ऊपर से आप ये देखें कि वो जो है मुसद्दिक मलिक साहब, उन्होंने कहा जी जहर खाने का हमारे पास पैसे नहीं है। तो इतने ट्रिप, इतनी गाड़ियां कहां से आ रही हैं? सबसे पहले तो इनको अपने जो हुकूमत की गाड़ियां ये ले उनको वापस करें, अपनी जाती गाड़ियों पे आए। जो इनको पेट्रोल मिल रहा है 60 रुपए 60 लीटर, और इसमें सब शामिल है, क्या ब्यूरोक्रेट्स, क्या सियासतदान, जो भी लोग हैं, जो इनको 60-60 लीटर या छोटों को 60 लीटर मिलता है, बड़ों को 600 लीटर मिलता है पेट्रोल फ्री, ये खत्म करें। और जो इस वक्त सिविल सर्विस का जो सिस्टम है और जो इवन हमारी पार्लियामान का जो सिस्टम है उसको देखने की, ओवरसी करने की जरूरत है। डॉक्टर जरका ये कहने में बड़ी खूबसूरत बातें लग रही है और हम कहेंगे कि आइडियलिज्म है, ऐसा होना चाहिए। तमाम गैर जरूरी अखराजात का को कट करना पार्लियामान से शुरू होना चाहिए, वहां पे चीजें सब खत्म हो, मगर होती तो नहीं। यहाँ तो एक्स चीफ मिनिस्टर पंजाब भी प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी मांग रहे हैं। साहिर संधू साहब यहाँ पे जो जी डॉक्टर जरका आप कमेंट करें। एक बात मैं आयशा डॉक्टर जरका ने अपनी बात को टूटने देना। जरदारी साहब एक बात मुझे एक जुमला ले लेंगे, सिद्धू साहब मैं आपकी तरफ आ रही हूं। एक बात देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब अमेरिका गए, उन्होंने $11 लाख लगाए। नवाज शरीफ साहब अमेरिका गए, उन्होंने $9 लाख एक ट्रिप पे लगाए। खाकान अब्बासी साहब गए, उन्होंने $7 लाख एक ट्रिप पे लगाए। और इमरान खान गए, उन्होंने $1 लाख लगाया। पैसे बचाने हो तो बचाए जा सकते होते। पीएम हाउस का खर्चा अरबों से उठा के करोड़ों पे ले आए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। ऐसी बातें ना करें। अगर हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। मैं भी अपने करना चाहें तो वाकई हुकूमती खजाना आवाम की अमानत समझ कर बचाया जा सकता है। क्यों नहीं? सिंधु साहब क्या ये सर मेरी बहन आशा से प्रोग्राम करा ले, मेरी बहन है जरका। नहीं सर, हुकूमत आप है, जवाब आपने देना है। इतनी बड़ी बड़ी काबीना बनाई हुई है, जवाब देने नहीं देती, वो सवाल अब आपकी बारी है सर, आपकी बारी है। अभी ये फरमा रही थी कि जी आज उधर कोई सेशन नहीं था, अपना वजीर नहीं था। 19 दफा चौधरी फिरोज ने, मैं जी वे पूछ 3.5 सालों में 19 दफा चौधरी फिरोज ने, अभी राजा बशार साहब को लाइन पे ले ले, 19 दफा सेशन उन्होंने एडजर्न किया है कि कोई मिनिस्टर नहीं है गवर्नमेंट का अंदर। और इसके अलावा ये 96 गाड़ी में मुकाबला होता था परवेज जब बुज़दार के पास आते थे। आज बुज़दार की रिट लगी हुई थी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के पास कि मेरे पास एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है, मुझे एक और बुलेट प्रूफ गाड़ी दी जाए, माली दिया जाए, 2 कुक दिए जाए। आज की रेट है 29-50 नंबर उसका रेट नंबर है आज की। तो ये इनसे पूछे, ये बार बार, और हमने तो पेट्रोल कह दिया, सारे की कैबिनेट ने कह दिया और ऊपर भी कि कोई पेट्रोल नहीं लेगा। मैं हैरान हूँ कि डॉक्टर मेरी जरका साहबा से बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन ये बिल्कुल ही भूल गई। आज अभी जिसको ये साईं कहती हैं कि साईं बुज़दार, वो इतना अच्छा भला साईं कैसा साईं है
तो आज एक और गाड़ी बुलेट प्रूफ मांग रहे हैं, हाईकोर्ट आज की रेट है, आज लगी हुई रेट है। आई वॉज देयर इन द हाईकोर्ट। तो ये मतलब मुझे नहीं समझ आती, कोलोफिल में तजाद नहीं होना चाहिए। हाँ, एक बात एग्री है, मैं करता हूँ कि हमें मिलजुल कर आए, जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने कहा था, अपना मिल के करें, बात करें, बैठ के करें। इनके तो मजाज ही नहीं मिलते, ये तो किसी को बुलाना पसंद नहीं करते। हम आखिरी बुलाएंगे, हम ये नहीं करेंगे। भाई किसने कहा? आप अभी जजमेंट आई है यहाँ के जज की भी, एसेट रिकवरी यूनिट ने इंक्वायरी की है, किसी एक जगह पर एक सिंगल पैनी की करप्शन बता देगी, किसी हमजा शहबाज शरीफ पर या अपना मियां शहबाज शरीफ पर। तो ये ऐसे बातें करने से तो नहीं होगा जी। ये बातें करने को तो मैं भी कहूंगा, तोशा खाना से ये बहुत कुछ ले गया, 54 करोड़ का काले पे केस बना है, FPA का। सिंधु साहब तोशा खाना से सभी लेकर गए हैं। सिंधु साहब तोशा खाना को किसी ने नहीं बख्शा है और ना मुल्की खजाने को। अच्छा, मेरा सवाल है आपसे, ये पंजाब में 2-2 इजलास हो गए, अब दोनों अपनी तरफ से कह रहे हैं। गवर्नर साहब कहते हैं मैं आर्टिकल 109 इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्पीकर साहब कहते हैं मैं आर्टिकल 128 इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर आइन को तो मजाक और कानून को तो मजाक बना दिया है। जिसका वकील क्या आप इस शिक को इस्तेमाल करें, आपका हाथ ऊंचा है, दूसरा के मैंने फलां शिक को इस्तेमाल किया, हाथ ऊंचा है। यही कौमी असेंबली में हुआ, यही पंजाब असेंबली में पहले हुआ, यही अब दोबारा हुआ है। अवाम के सामने आप लोग क्या क्या बताना चाह रहे हैं? मैं बताता हूँ। आर्टिकल 25 जो है, इसका रूल जो है वो सिर्फ स्पीकर जो है इजलास जो है वो अडजर्न कर सकता है, नंबर 1। और 128 भी यही कहता है, सिर्फ गवर्नर के पास 119 का अख्तियार है कि वो अडजर्न नहीं करके बल्कि प्रोरोग कर सकता है, हालांकि प्रोरोग किया हुआ था। नंबर 2, आर्टिकल जो 90 है उसके तहत जिस दिन बजट होगा, रूल जो है 114, उसके तहत जिस दिन उसने होना है, इजलास होना है, उस दिन सिर्फ बजट पेश होगा। ये कह रहे हैं आईजी एक एक सीट पे जाके, मैं जो उस मीटिंग में था, आईजी एक एक सीट पे जाए माफी मांगे, फिर चीफ सेक्रेटरी एक एक सीट पे जाए माफी मांगे। हमने कहा कमेटी बना ले, 4 बंदे आप दे दे, 4 हम दे देते हैं, जो भी कसूरवार होगा। जिस दिन इन्होंने डिप्टी स्पीकर को मारने की कोशिश की, अटेम्प्ट टू मर्डर, बल्कि मार ही दिया था अपनी तरफ से, तो उस दिन से शुरू कर ले, आज तक ले, जिसका कसूर हो मेरा हो मुझे सजा दे, इनका हो तो इनको सजा दे। नहीं तो अब आप वो चैलेंज करने जा रहे हैं, अगर वो इसको चैलेंज कर देते हैं जो इजलास असेंबली से चैलेंज करें, हम तो कहते हैं चैलेंज करें। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट गवर्नर होती है और गवर्नर जो है वो किसी भी जगह को जो है वो इजलास की महज। अगर आप सिद्धू साहब आपकी तैयारी क्या है? अब आप ज़िमनी इंतखाब पर रिलाई किए हुए हैं कि कुछ सीटें वहां मिल जाएं, या उससे पहले स्पीकर साहब को गिरफ्तार करने की तैयारी है? या अल्लाह रहम करे, हमारे बुजुर्ग हमने क्यों गिरफ्तार करना है? अगर ऐसा काम किया होगा तो आपकी अलग बात है। तो अब पंजाब असेंबली का इजलास कैसे होना है, किसी ढंग से या नहीं होना है अगले महीने की 17 इजलास होगा? इजलास कल इजलास है जी, 2 बजे स्पीचेस शुरू होंगे, 4 दिन स्पीचेस के लिए। और कौन सा, कहां पर, असेंबली हॉल में या ऐवान इकबाल में? देखो जी, असेंबली हॉल का तो मुझे मैंने सुना है कि उन्होंने रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली थी साहब ने, तो अगर उन्होंने रजिस्ट्री करवा ली है जगह की, तो वहां पर तो हम तो नहीं कर सकते ना जी, किसी जगह अपनी होगी है तो। वो कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस के जरिए आप असेंबली को टेक ओवर नहीं कर सकते। नहीं, अब नहीं, हमें क्यों टेक ओवर करें? हम लड़ाई करवा रहे, ये तो जाते कैजुअलिटीज हो जी। तो इसका मतलब है अब आने वाले दिनों में जितने इजलास ये बजट मंजूरी तक हो रहे हैं, ऐवान इकबाल में हो रहे हैं, असेंबली नहीं है, ऑपोजिशन होगी नहीं वहां पर। बात सुनिए, आइन के तहत जो अपना गवर्नर है वो किसी भी जगह को असेंबली, इन्होंने नहीं किया लास्ट टाइम अपना सेशन अपना फ्लैटिस में, वो भी भी किया था ना। मगर ये बड़ा अहम सवाल है कि कौन सा इजलास कानूनी है, कौन सा कानूनी नहीं, कौन सा आईनी है, कौन सा उन्होंने बुलाया जी, बस। डॉक्टर जरका, ये तो आप इनको फायदा नहीं हो गया जो भी स्ट्रेटेजी स्पीकर साहब ने ली और ऑपोजिशन ने ली, कि ये तो अब आप ना एतराज उठा सकें किसी कटौती की तहरीक पर, बजट वो आराम से पास कर लेंगे। उन्होंने अलग इजलास कंडक्ट करने शुरू कर दिए हैं, गवर्नर साहब ने उनके लिए इजलास बुला दिया या प्रोक कर दिया। आपको तो नुकसान हो गया इस पूरे के अंदर, अब आपकी कोई सही नहीं बजट के अंदर। फिर कौन सा इजलास आईनी गैर कानूनी, इसमें क्या बनेगा? क्या फिर कानूनी एक ही है जी। इंतहाई अफसोसनाक बात है कि ये किस तरह से, अब सिंधु साहब खुद लॉयर हैं, किस तरह धज्जियां उड़ा रहे हैं पाकिस्तान की ऐवानों की, पाकिस्तान की आइन की और कानून की। देखिए, आप चुप करके सुने आप। देखिए, अगर एक मुल्क है तो उसकी रिस्पेक्ट होती है। आप लोगों ने तो मजाक बना दिया है, दुनिया में मजाक बन गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान के सियासतदान किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे कि ये देखो एक दिन में इन्होंने अपनी हुकूमत बदल दी, उसके बाद हुकूमत इनसे चल नहीं रही, गुलाम इब्ने गुलाम चल रहा है यहाँ पे। और आप देखिए कि हो क्या रहा है, सिर्फ अपने केसेस इन्होंने खत्म किए, अपने जो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से खुद ही अपने अपने नाम निकाले इन्होंने बाहर, FIA के लोगों को चेंज किया, नैब के खिलाफ अपना लॉ लेके आए, उसको टूथलेस बनाने के लिए NRO 2 लेके आए। और आप मुझे बताएं, इलेक्शन के सारे रूल्स इन्होंने चेंज किए, EVM निकाल दिया इन्होंने, ओवरसीज पाकिस्तानियों का हक ले लिया। तो ये इनके तरीके जो है, ये तो वही पुराने इनके तरीके हैं, ये कोई पहली दफा हुकूमत में तो नहीं आए। ये कहते थे हम बड़े तजर्बाकार हैं, हम बड़े लायक हैं, हमें सब कुछ आता है। अब देखिए, अल्लाह ताला किसी को तकब्बुर का सर नीचे नहीं देख रहे हैं ना आपका हाल।
तो बात सुनिए, पाइन का मजाक अपने मुल्क के साथ ना बनाएं। देखिए हमने कोई मजाक नहीं, देखिए आप मुझे ये बताएं, आपका इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर साहब जो मुर्गियां जिनकी बहुत बड़ी फार्म्स है मुर्गियों की, उनके बारे में बताएं। वो तो इस वक्त लीगल चीफ मिनिस्टर ही नहीं है। जब 20 मुनरिफ अरकान का वोट इलीगल हो गया, कोई सवाल इसकी लाठी उसकी बहन, ऐसे नहीं चलता। मेरी आवाज कम करने से तो कुछ नहीं होगा ना। अच्छा अपने आपको शीशे में देखें, आपके पास कोई जवाब। सिंधु साहब और डॉक्टर सर सवाल है मेरे पास, एक सेकंड होल्ड करें। अच्छा काम किया होता, अपने हलकों में निकलने के काबिल नहीं रहे आप लोग, कहाँ जाएंगे? मैंने क्या कंटेम्प्चुअस जवाब दिया है? मैंने तो ये कहा है कि 186 में से 20 लोग, अच्छा तो ले चले आप हाईकोर्ट में, कौन सारे मार्क्स आ रहे रिकॉर्डिंग हुई है। आप 2 मिनट सिद्धू साहब चुप करके सुने। अच्छा मेरा बात सुनने की बर्दाश्त अपने में पैदा करें। हर आदमी राना फुलाउडा ना बने इधर। खबर करें यार, क्या हो गया आप लोगों को? इतने आपे से बाहर हो गए, इतने मखदूश हो गए कि 2 मिनट चुप नहीं कर सकते। क्या हो गया? डॉक्टर सर का सवाल मुझे खबर करें, बर्दाश्त करें। अब आपका बर्दाश्त करने का वक्त है, हुकूमत में है आप, कुछ समझे। इतने बड़े डॉक्टर सर का आपने कौन सा किसी को बर्दाश्त किया था, सबको अंदर डाल दिया था। समझ नहीं आ रहा। अच्छा सवाल एक सेकंड सवाल आखिरी 2 सवाल आप दोनों से, टाइम बहुत कम है। सिंधु साहब पहले तो आपसे, पीटीआई फिर एहतजाज की बात कर रही है महंगाई के खिलाफ। अब वो कल से दोबारा कह रहे हैं कि जी इस पर पहले तो वीडियो लिंक के जरिए खिताब और इतवार की रात 9 बजे का टाइम दिया है। कोई प्लानिंग है या अब की बार वो एहतजाज करने इस्लामाबाद आना चाहें तो आप लोगों की तरफ से उनको इजाजत है? आप बंद नहीं करेंगे, छापे नहीं मारेंगे, घरों में नहीं घुसेंगे? नहीं, क्यों घुसना जी किसी के घर में? जो गैर कानूनी काम नहीं करेगा जाए जिधर उनका दिल करता है। अगर ये मरियम को उसके बाप के सामने जेल से पकड़ के गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। ये करें तो जहाँ तक है। चले जी, आपकी तरफ से इजाजत। 25 किलो हीरोइन का पर्चा दे दिया जिसकी लाश मौत है, उस वक्त इनको ये याद ही था कानून। चले डॉक्टर सर का लास्ट कमेंट। अब परसों के खिताब में कुछ नया होगा या इमरान खान साहब वही पुरानी बातें बताएंगे हमें? वो कहेंगे घबराना नहीं, वो डिटेल बताएंगे। आप बोलने देना, वो डिटेल बताएंगे। जो 5, 6, 7 लोग जो इन्होंने अभी रिसेंटली जिनका कत्ल हुआ है मुबैना, जो लोग FIA की इनकी इन्वेस्टिगेशंस कर रहे थे, मुझे बताएं डॉक्टर रिजवान से लेकर असगर तक जो 5 लोग जो फौत हुए उनका हिसाब कौन देगा? ये और राना सनाउल्लाह देंगे। जो हमारे 5 लोग 25 मई को शहीद हुए उनका हिसाब भी ये देंगे। देने के लिए पीटीआई का इंतजार होने का बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे डायरेक्टर इलेक्टोरल रोल्स इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आसिफ अली यासीन साहब। इस ब्रेक के बाद को आगे बढ़ाने और बेहतर तौर पर आगे बढ़ने के लिए इलेक्शन है, मगर इलेक्शन को लेकर, इलेक्शन कमीशन को लेकर मुल्क की सबसे बड़ी जो जमात है वो अपने अदम एतमाद का इजहार कर रही है। इस दौरान और बहुत से सवालात हालिया दिनों में सामने आए, जिसमें हल्का बंदियों का मामला हो या फिर वोटर लिस्टों का मामला हो या फिर वोट रजिस्टर हो रहे हैं, फेक वोट रजिस्टर हो रहे हैं, और जो रजिस्टर हो रहे हैं वो घरों के करीब रजिस्टर हो रहे हैं, दूर रजिस्टर हो रहे हैं। बहुत से ऐसे बुनियादी सवालात जो कि एक वोटर जानना चाहता है। साथ ही साथ वो वोटर जो मुल्क से बाहर मौजूद हैं, ओवरसीज वोटर, क्या वो आने वाले इंतखाब में वोट कास्ट कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे? बहुत से ऐसे मामलात हैं जिनको जानना जरूरी है, मगर सियासी बना दिया गया है या मुतनाज़ बना दिया गया है, बजाय कि उनके बेहतर तौर पर जवाब जाने जा सकें। इस सेगमेंट में कोशिश करेंगे कि इन्हीं बुनियादी सवालों के जवाब आप तक ला सके। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं आसिफ अली यासीन साहब, डायरेक्टर इलेक्टोरल रोल्स हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ हैं। इनसे जानेंगे कि ये क्या आपको मालूमात देंगे जो आपको फायदा दे सकें आने वाले इंतखाब में अपना वोट कास्ट करने के लिए। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आगाज यहां से कर लूंगी कि पीटीआई की जानिब से जेरीमैंडरिंग कहा जा रहा है, ये इल्जाम है इलेक्शन कमीशन पर। हलकों में तब्दीलियों की जरूरत इलेक्शन कमीशन को क्यों महसूस हुई? ये भी कहा जा रहा है कुछ यूनियन काउंसिल्स को हलकों से अलहदा किया गया, किसी एक निजाम के नीचे ये सब किया जा रहा है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये थोड़ा सा इसमें मैं बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि बेसिकली जब 25th अमेंडमेंट पास हुई है पार्लियामेंट से, तो फाटा जो है वो मर्ज हो गया केपी प्रोविंस में, खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में। तो उसकी वजह से जो जनरल सीट्स हैं नेशनल असम्बली की 272, उसमें 12 सीटें फाटा की थी वो अबॉलिश हो गई, तो 260 रह गई।
तो जब वो केपी में मर्ज हुआ है तो इसके इवज जो है 6 सीटें एडिशनल खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस को दी गई। तो ये टोटल 39 से 45 हो गई। तो इस वजह से जो नेक्स्ट नेशनल असम्बली होनी है उसकी जो आम नशिस्तें हैं रिज़र्व सीट्स के अलावा वो 266 सीटों पे होनी है। तो हल्का बंदी की ज़रूरत इसलिए ज़रूरी था कि बेसिकली जब 266 सीटें मौजूद हैं अगले इलेक्शन के लिए, मगर जो अप्रैल में जो सिनारियो डेवलप हुआ उस वक्त जो एग्जिस्ट कर रही थी डिलिमिटेशन वो 272 नेशनल असम्बली की कंसिस्ट थी। तो इट वाज नॉट पॉसिबल कि अगला इलेक्शन उसके ऊपर कराया जा सके। तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इसके ऊपर फैसला किया कि हम हल्का बंदी कराएंगे। तो वो हल्का बंदी बेसिकली क्यों ज़रूरत पेश आती है कि पॉपुलेशन जब 2018 का इलेक्शन हुआ है तो 24th अमेंडमेंट के ज़रिए जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था कि 2018 के इलेक्शन के लिए जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है और डिलिमिटेशन है ये प्रोविजनल रिजल्ट्स की बेस पे होगी, जो 6th सेंसस थी 2017 की। तो प्रोविजनल रिजल्ट्स चूंकि मौजूद थे तो फाइनल रिजल्ट ने रिफ्लेक्ट होना था डिलिमिटेशन में। तो दिस वाज अगेन वन ऑफ द रीज़न के डिलिमिटेशन जो है वो ज़रूरी थी। तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर शेड्यूल इशू किया और अभी ड्राफ्ट डिलिमिटेशन जो है वो पब्लिश हो चुकी है, एतराज़ात फाइल हो रहे हैं और इनको अकॉर्डिंगली कमीशन हेयरिंग करके डिसाइड करेगा और 3 अगस्त को इंशाल्लाह फाइनल पब्लिकेशन होगी। आसिफ साहब, ये तो डिलिमिटेशन का मामला हो गया। अब वोटर फहरिस्तों में रद्दोबदल के इल्जामात भी लग रहे हैं। फरूख हबीब साहब ये कह रहे हैं उनके हल्के के जो उनके वोट हैं वो कराची मुंतकिल किए जा रहे हैं। क्या वोट भी खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह या कोई ऐसे पैरामीटर्स मौजूद हैं जिस बुनियाद पर मुंतकिल होता है बिना वोटर को इन्फॉर्म किए या उसकी मालूमात के बगैर? नहीं, एक्चुअली जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो सिस्टम है कंप्यूटराइज इलेक्टोरल रोल सिस्टम है, इसमें पॉसिबल नहीं है कि विदाउट वोटर की इंफॉर्मेशन के उसका वोट जो है वो ट्रांसफ़र किया जाए। ये सिर्फ एक इशू इसमें आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जब आम इंतखाबात अगले आम इंतखाबात के लिए जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी फहरिस्तों को गलतियों से पाक करने के लिए नज़र सानी का फैसला किया है नवंबर में, तो 7 नवंबर से 31 दिसंबर तक पहली जो डोर टू डोर वेरिफिकेशन की एक्सरसाइज हुई है तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ द वोटर्स जो थे वो वेरीफाई हुए अपने परमानेंट या टेम्परेरी एड्रेसेस पे। तो स्टिल कुछ रह गए थे तो उसके लिए एक अलग से एक्सरसाइज की गई डोर टू डोर 4 मार्च से 18 मार्च 2022 में। तो इन दोनों एक्सरसाइजेज में ओवरऑल कोई 9.5 लाख के करीब वोटर्स जो है वो अनवेरीफाइड रहे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये लॉ इजाज़त देता है कि अगर कोई वोटर अनवेरीफाई रहे तो वो लॉ के तहत उसको जो है इलेक्शन कमीशन उनके परमानेंट एड्रेस पे शिफ्ट कर सकता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक डिसीजन के ज़रिए ये 9.5 लाख वोटर जो है इनको उनके हक़ राजदही से महरूम यानी कि वो महरूम ना रहे, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनके परमानेंट एड्रेस पे रजिस्टर कर दिया। तो ये सिर्फ 9.5 लाख थे। ठीक है आसिफ साहब, ये 2-3 बुनियादी सवाल यहाँ पर आपसे। एक तो वोट रजिस्टर कराना या वोट रिमूव करना, इसका तरीका बता दीजिए। और क्या एक ही घर के लोगों के वोट जो है वो मुख्तलिफ एड्रेसेस पर हो सकते हैं? एक ये शिकायत भी सामने आ रही। जी बिल्कुल, जो वोट दर्ज करना है हमारे डिस्प्ले सेंटर्स इस वक्त कायम है पूरे मुल्क में 21 मई से ऑनवर्ड। और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये 19 जून को ख़त्म हो रही थी, इसकी डेट 30 दिन का पीरियड था लॉ के तहत, तो उसमें एक्सटेंशन कर दी है। 30 जून तक अभी डिस्प्ले सेंटर्स खुले रहेंगे। तो इसमें नया नाम दर्ज करने के लिए या वोट ट्रांसफ़र करने के लिए फॉर्म 15 वहाँ पे जमा कराया जा सकता है डिस्प्ले सेंटर में। और जो वोट के इखराज है, अगर किसी कोई समझता है कि उसकी इंतखाबी फहरिस्त में कोई वोट गैर मुतल्लका है, उसका ताल्लुक यहाँ से नहीं है, वो फॉर्म 16 के ऊपर एतराज़ जमा करा सकता है, जिसको रिवाइजिंग अथॉरिटी उसके ऊपर हेयरिंग करके फैसला करेगी। ठीक। तो दूसरा सवाल जो आपने एक फैमिली के बारे में पूछा है, तो बेसिकली ये पॉसिबल है। उसकी वजह यह कि एक ही फैमिली के 6 के 5 फ़र्द हैं, तो उनमें से जो एक नया शनाख्ती कार्ड इशू हुआ है, तो जो सेक्शन 25 के तहत नादरा जो है वो बाउंड है कि वो नए शनाख्ती कार्ड इशू करने से पहले जो नया शनाख्ती कार्ड का एप्लीकेंट है उससे ऑप्शन
लेता है कि आपने जो वोट है अपने टेम्परेरी एड्रेस पे दर्ज करवाना है या परमानेंट पे। तो अगर वो टेम्परेरी का एड्रेस उधर ऑप्शन दे देता है तो उसका वोट फिर टेम्परेरी पे चला जाएगा। मे बी कि अदर जो फैमिली मेंबर्स है उन्होंने परमानेंट का ऑप्शन दिया हो, तो इट्स पॉसिबल। आसिफ साहब, ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वोट एक्सटेंशन का भी यही मकसद। सर सवाल ये, क्या वोट CNIC पे लिखे गए परमानेंट एड्रेस, जैसे भी आपने कहा कि 9.5 लाख जो वोटर था वो अनवेरिफाइड रहा, तो हमने उनको उनके परमानेंट जो एड्रेस था उस पर उसको रजिस्टर कर दिया। क्या वोट अगर CNIC के मुताबिक आपका परमानेंट पर है तो उसको तब्दील करवाया जा सकता है इलेक्शन का ऐलान होने तक, या उसके बाद भी इलेक्शन कंडक्ट होने तक? जी एग्जैक्टली, उसको शिफ्ट करवाया जा सकता है टेम्परेरी पे। तो ये इस वक्त अगर हो तो फॉर्म 15 के जरिए वो शिफ्ट हो जाएगा, और अगर ये फाइनल पब्लिकेशन होती है हमारी इलेक्टोरल रोल्स की, ये अगस्त में जाके होगी, तो अगस्त से ऑनवर्ड जो है हमारे रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के ऑफिस खुले हुए हैं वो, और ऑल ओवर द ईयर उनके पास इख्तियार होता है। ये है कि जब टर्म असम्बली की एक्सपायर होती है उस टर्म से 30 दिन पहले तक एक कट ऑफ डेट होती है, उसमें इलेक्टोरल रोल वो सेक्शन 39 ऑफ द इलेक्शन एक्ट के तहत जो है वो फ्रीज हो जाती है, उसके बाद कोई चेंज नहीं हो सकती। ठीक, अच्छा ये फरमाइएगा कि जो ओवरसीज वोटर है, EVM का एक मामला बना रहा, एक तो EVM का राइट नाउ, मैं इलेक्शन रिलेटेड नहीं पूछ रही, इलेक्शन कमीशन का स्टेटस क्या है? वही है जो 6 माह पहले था, 4 माह पहले था, किसी भी सूरत तैयारी मौजूद नहीं है। दूसरा, वो वोटर जो ओवरसीज है वो वोट कास्ट कर पाएगा आने वाले इंतखाब में, तो किस तरह से? इसमें जो अमेंडमेंट हुई थी सेक्शन 94 में ओवरसीज से मुतालिक और सेक्शन 103 में EVMs के मुतालिक, तो उसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्पेशल एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट इस्टेब्लिश किया अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जिसको स्पेशल टास्क दिया गया कि ओवरसीज के हवाले से और EVM के हवाले से इसके ऊपर हमने काम करना है। तो बेसिकली जो सेक्शन 94 है वो रिक्वायर करता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान विद द टेक्निकल असिस्टेंस ऑफ नादरा और एनी अदर अथॉरिटी और एजेंसी वो इनेबल करेगा ओवरसीज पाकिस्तानीज को कि वो जो है इलेक्शन में वोट डाल सकें इन बाय इंश्योरिंग सिक्योरिटी एंड सीक्रेसी। तो ये 2 पैरामीटर्स हैं जो कि इंश्योर होने, तो PMU इसके ऊपर काम कर रहा है। तो बेसिकली ये 2018 के इलेक्शन में उसके बाद जो बाई इलेक्शंस हुए थे अक्टूबर में, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे एक पायलट प्रोजेक्ट किया था। 36-37 इंतखाबी हल्के थे बाई इलेक्शन के, उनमें तो उनमें जो इंटरनेट के ज़रिए वो फैसिलिटी दी गई थी, तो उनमें कोई 7000 के करीब जो ओवरसीज वोटर्स थे उन्होंने अपना राइट ऑफ फ्रेंचाइज एक्सरसाइज किया था। ठीक, उसमें उसका फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिक्योरिटी ऑडिट करवाया था एक इंटरनेशनल कंपनी से, तो उसमें कुछ ऑडिट ऑब्जर्वेशन उन्होंने दी थी, तो उसको उनकी रोशनी में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नादरा से मिलकर इसके ऊपर काम कर रहा है। सर इस बात को 3-4 साल हो गए आसिफ साहब, राइट नाउ अगर अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन आ जाए तो तैयारी क्या है? लॉ की रिक्वायरमेंट है, तो जब तक वो उसके फुल प्रूफ मैकेनिज्म डेवलप नहीं हो जाता तो इट विल बी प्रायर टू से एनीथिंग अबाउट द आसिफ साहब आप बता रहे हैं ये तो अब 4 साल पुरानी बात होगी, उस पर कंसर्न्स भी सामने आ गए। अगर अब अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो जाए तो स्टेटस क्या है और तैयारी क्या है फिर इस ओवरसीज वोटर के लिए? बेसिकली इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नादरा से मिलकर इसके ऊपर काम कर रहा है और नादरा इसके ऊपर जो है अपना सिस्टम डेवलप कर रहा है। तो वो जो नादरा ने इसके ऊपर टाइम जो मांगा है वो तकरीबन 1 साल का है, 260+ वर्किंग डेज है, तो 1 साल के करीब टाइम। तो आसिफ साहब इसका ये मतलब हुआ कि अगर इस साल इलेक्शन होता है तो फिर वो वोट इस्तेमाल नहीं हो सकेगा, अगर अगले साल तक जाता है अगस्त सितंबर तक तो फिर वो इस्तेमाल किए जा सकेंगे, वो वोट डाले जा सकेंगे? जी एग्जैक्टली। अच्छा सर, एक कराची में कल ज़िमनी इलेक्शन हुआ, अमनो अमान के मामलात रहे, नताइज में ताखीर का मामला सामने रहा, RTS के बैठने के इल्ज़ामात रहे। इलेक्शन कमीशन की तैयारी सलाहियत पर फिर सवालात उठेंगे। ये तो एक ज़िमनी इंतखाब था, पंजाब में 20 होने जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, वो बेसिकली पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं हुआ, वो बाहर जो कैंप्स हैं उधर हुआ है। तो जो सिक्योरिटी के इंतजाम है, जो रेंजर भी थी, पेट्रोलिंग उनकी रेंजर्स की थी, पुलिस आउटसाइड पोलिंग स्टेशन मौजूद थी। तो बेसिकली जो मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है।
तो ये एक आसिफ साहब, बड़ी माजरत के साथ बिल्कुल आखिर में एक सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाना है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पर मौजूद है, मगर जिन लोगों के लिए करवाना है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वहां से अदम एतमाद बहुत ज्यादा इलेक्शन कमीशन पर उठाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई ट्रस्ट ब्रिजिंग एक्सरसाइजेज या मीटिंग्स, ताकि जो एतमाद का फुकदान है सियासी जमातों की जानिब से वो खत्म हो सके? जी बिल्कुल, असल में ट्रस्ट की जो मेन वजह इस वक्त आ रही है, अगर पंजाब के इलेक्शन के हवाले से बात करें तो वो वोटर्स इंतखाबी फरिश्तों के हवाले से जो एलिगेशंस आ रहे हैं, तो ये मैं क्लियर कर दूं कि ये जो इंतखाबी फरिश्ते हम नजरसानी कर रहे हैं, ये अगले आम इंतखाबात के लिए है। जो 20 हल्कों में पंजाब में इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल पे होंगे, जो कि जो ही शेड्यूल इशू हुआ है वो फ्रीज हो चुकी है, पुरानी इलेक्टोरल दूसरे लफ्जों में। तो ये नई इलेक्टोरल रोल का उससे ताल्लुक नहीं है। नई इलेक्टोरल रोल में मिस्टेक्स हो सकती है, इसीलिए हमने डिस्प्ले पे रखी है, ताकि अवाम जो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आके अपने वोट प्रॉपर जगह पे जो है वो शिफ्ट करा सके। तो अगले इलेक्शन में ये बेसिकली यूज होगी। ठीक है आसिफ साहब, बिल्कुल एंड में अगर अचानक कोई ऐसा मामला हो जाता है, असेंबलियां डिसॉल्व हो जाती हैं, अचानक से इलेक्शन कॉल हो जाता है, तो इलेक्शन कमीशन कितने दिन में तैयार है कि वो फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जा सकेगा? जी, ये डिलिमिटेशन हमारी 3 अगस्त को इंशाल्लाह फाइनल हो जाएगी, और अगस्त के तीसरे हफ्ते में जो हमारी इंतखाबी फरिश्ते हैं ये भी फाइनल पब्लिश हो जाएंगी। तो उसके बाद 90 दिन में हम किसी भी वक्त तैयार हैं इलेक्शन कराने। मतलब अगस्त के बाद 90 दिन में तैयार हैं, नवंबर के बाद? जी एग्जैक्टली, क्योंकि बेसिकली जो 60 दिन का पीरियड होता है, ये तो इलेक्शन प्रोग्राम होता है कि नॉमिनेशन पेपर से ऑनवर्ड पोलिंग तक 60 दिन का पीरियड होता है, 58 दिन का। ठीक। तो उससे पहले 1 महीना है वो, उसमें यानी कि हम बेसिकली वोटर्स को भी ये टाइम देंगे कि वो अपना जो है यानी कि वोट एडजस्ट करवा सकें, और ये सारा टाइम हम दे के तो फिर इंश्योर करना है कि किसी को कोई एतराज ना हो अपने वोटिंग। बिल्कुल ठीक। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये इंश्योर करना है कि किसी का एतराज ना रहे, और वो कह रहे हैं आसिफ अली यासीन साहब, डायरेक्टर इलेक्टोरल रोल्स, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। अगस्त के आखिर में वो तैयार होंगे और उसके बाद के 3 महीने, ताकि वोट बाकायदा तौर पर आपका इंदराज हो सके और आप बेहतर तौर पर कास्ट कर सकें। 3 महीने गुजरने के बाद इलेक्शन कमीशन तैयार रहेगा। प्रोग्राम आपने देखा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।